एवरीवन, हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आइए आज हम लोग बाल गंगाधर तिलक को पढ़ेंगे, जानेंगे भारतीय राजनीतिक चिंतन में बाल गंगाधर तिलक जो है इनका क्या महत्व है और इनका क्या योगदान रहा है। इन सारी बातों को आज जानेंगे और इनके जो भी विचार इन्होंने दिया है और जो जो काम इन्होंने किया है, इन सारी बातों को आज इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो आइए जानते हैं बाल गंगाधर तिलक। तिलक के चिंतन का मुख्य क्षेत्र राजनीति था, क्योंकि ये तो फ्रीडम फाइटर थे, नेता टाइप से थे और आज़ादी के लिए ये जो है लड़ाई लड़ रहे थे। तो इसे जो है मुख्य क्षेत्र जो है इनका राजनीति रहता है और उनका मुख्य योगदान इसी क्षेत्र में भी मिलता है। कांग्रेस में नए किस्म के राजनीतिक सोच और व्यवहार का श्रेय तिलक और उनके सहयोगी लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल को जाता है। उन्होंने अपने समय की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रकृति और राष्ट्रीय आंदोलनों के उद्देश्यों पर अधिक ध्यान केंद्रित करते हुए राष्ट्रीय आंदोलन का विश्लेषण किया। इनका यह मानना था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को जन कांग्रेस में बदलना आवश्यक है। इसे जो है सही तौर पर राष्ट्रीय और जनवादी बताते हुए इसके पुराने व्यवहार के तरीके छोड़ने थे। इसे और भी गतिशील होकर अपने उद्देश्यों के लिए लड़ना था। अब हम इनके महत्वपूर्ण राजनीतिक विचारों पर चर्चा करेंगे। तिलक कोई राजनीतिक दार्शनिक नहीं थे, वह एक व्यवहारिक राजनीतिक थे और उनका जो मुख्य काम था भारत को राजनीतिक मुक्ति दिलाना था। तिलक के राजनीतिक दर्शन के जड़ें जो है भारतीय परंपरा में थी, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि उनमें किसी भी पश्चिमी सिद्धांत के लिए कोई जगह नहीं हो। उनकी जो प्रेरणा के स्रोत है वह भारत के प्राचीन आध्यात्मिक और दार्शनिक ग्रंथ थे। इस तरह उन्होंने स्वराज की अपनी धारणा को एक आध्यात्मिक अर्थ दिया था। उनकी दृष्टि में स्वराज एक कानून और व्यवस्था की स्थिति भर नहीं था, यह एक सुखद जीवन की ऐशो आराम की चीज़ें उपलब्ध कराने या जीवन की आवश्यकताएं उपलब्ध कराने वाली व्यवस्था से भी बढ़कर था। तिलक के अनुसार स्वराज पूर्ण स्वशासन था, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, आध्यात्मिक। इस तरह स्वराज मात्र स्वशासन से भी बढ़कर कुछ और था। स्वशासन का तो मतलब होता है, उसमें का जो मतलब था बिना अंग्रेजों से संपर्क तोड़े स्वशासन की एक राजनीतिक व्यवस्था। लेकिन स्वराज इससे भी आगे की स्थिति थी। उसमें व्यक्तियों का प्रबुद्ध आत्मनियंत्रण भी आ जाता था, जिससे उन्हें निर्लिप्त या तटस्थ भाव से अपने कर्म करने की प्रेरणा मिले। तिलक को लगता था कि भौतिकवाद मानव जीवन को नीचे गिराता है और वह मात्र पशु स्तर का रह जाता है। इसलिए उनकी जो चाह थी वो लोगों की आत्म अनुशासन और आत्म प्रयासों के बल पर पाशविक आनंद के स्तर से ऊपर उठकर अपनी इच्छाओं को दबाकर सच्चा आनंद प्राप्त कराने को था। इसलिए मानव जीवन परिपूर्णता की जो उनकी धारणा थी उसमें केवल अधिकारी का भोगना ही नहीं था, बल्कि निस्वार्थ भाव से अपने कर्तव्यों का पालन भी कराने उसमें जो है शामिल था। उनका कहना था कि मनुष्यों की अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए अधिकारों की आवश्यकता है, मात्र पाशविक इच्छाओं की स्वार्थपूर्ण पूर्ति के लिए नहीं लड़ा जाना चाहिए। हर किस्म के प्रभुत्व और नियंत्रण से वह मुक्ति चाहता था। इस स्वराज की प्राप्ति के लिए तिलक संवैधानिक सरकार, कानून के राज, व्यक्तिगत आज़ादी, व्यक्ति की गरिमा जैसी पश्चिमी उदारवादी संस्थाओं और अवधारणाओं को स्वीकार करते थे। इसीलिए तिलक के दर्शन में प्राचीन भारत की नैतिक मूल्य की जो व्यवस्था है और पश्चिम की उदारवादी संस्थाओं का दोनों का मिश्रण था। अब आइए जानते हैं तिलक का जो राष्ट्रवाद था, राष्ट्रवाद के बारे में तिलक ने क्या कहा।
राष्ट्रवाद का बुनियादी संबंध किसी एक जनसमूह के भीतर एकजुटता और लगाव के बोध और एकता की भावना से होता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि तिलक एकजुटता और एकता की वस्तुनिष्ठ या व्यक्तिनिष्ठ भावना को बढ़ावा देने और मजबूत करने में समान भाषा, समान क्षेत्र में आवास जैसे कुछ वस्तुनिष्ठ बाहरी कारकों के महत्व को भी स्वीकार करते थे। तिलक के अनुसार एक आवाम की मुख्य तौर पर उनकी विरासत से उठने वाली एक होने और एकजुटता की भावना राष्ट्रवाद की महत्वपूर्ण शक्ति है। एक समान विरासत का ज्ञान और उसमें गर्व की भावना से मनोवैज्ञानिक एकता बनती है। इसी भावना को आवाम में उभारने के लिए तिलक अपने भाषणों में शिवाजी और अकबर का हवाला हमेशा दिया करते थे। इसके अलावा उनको लगता था कि एकजुट राजनीतिक कार्यवाही या व्यवहार के जरिए समान हित, समान नियति की भावना बनाकर राष्ट्रवाद की भावना को मजबूत किया जा सकता है। एकता का मनोवैज्ञानिक बंधन कभी कभी निष्क्रिय भी हो जाता है। ऐसे में जो आम आवाम है, इसको जागृत करना आवश्यक है। इस प्रक्रिया में वास्तविक और मिथकीय दोनों तरह के कारकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो उनको जो है आम आवाम को जगाने के लिए उनका इस्तेमाल जो है तिलक क्या करते थे। तिलक राष्ट्रवाद की भावना उभारने की प्रक्रिया में ऐतिहासिक और धार्मिक पर्वों जैसे ध्वजों और नारी के जबरदस्त महत्व को पहचानते थे। उन्होंने इस तरह के चिन्हों का बहुत जो है असरकारी प्रयोग किया था। उनका विश्वास था कि जन कल्याण की बात आती है तो ये जो कारक है आर्थिक कारकों से कहीं अधिक जो है सरकारी होते हैं। इस तरह तिलक ने गणपति और शिवाजी पर्व के रूप में चिन्हों के इस्तेमाल का प्रचार किया, जो बाद में जबरदस्त भावनात्मक और आकर्षण का केंद्र बन गया। अभी भी जो है ये तिलक का ही देन है। जो महाराष्ट्र में जो गणपति पूजा जो बहुत धूमधाम से होता है, ये तिलक का ही देन है। लेकिन उनका उस समय एकजुटता करना था, राष्ट्रवाद के बारे में बताना था। इस कारण से जो है उन्होंने कोई भी महोत्सव किया करते थे। अब जो तिलक का धर्म और राजनीति के बारे में क्या कहते हैं उसको हम जानते हैं। तिलक सामान्य तौर पर राजनीति को धर्म से अलग रखने की वांछनीयता को स्वीकार करते थे, लेकिन सभी परिस्थितियों में नहीं। धर्म हमेशा एक सशक्त भावनात्मक आकर्षण रहा है और तिलक मानते थे कि इस सशक्त भावनात्मक आकर्षण का इस्तेमाल राजनीति की सेवा में विशेष तौर पर उस समय की भारतीय परिस्थितियों में किया जाता था और किया जाना चाहिए। इसलिए जो है तिलक ने राष्ट्रीय आंदोलन का अंतिम लक्ष्य स्वराज रखा था। इस आंदोलन में लोगों को शामिल करने के लिए उन्होंने स्वराज के लक्ष्य की विवेचना जो है धार्मिक अर्थों में की और इस बात पर जोर दिया कि स्वराज हमारी धार्मिक आवश्यकता है। वेदांत का धर्म और दर्शन प्रत्येक व्यक्ति की समान आध्यात्मिक स्थिति और नियति पर जोर देता है। यह किसी भी किस्म के बंधन के विरुद्ध है और इसलिए स्वराज न केवल राजनीतिक बल्कि स्वाभाविक और आध्यात्मिक आवश्यकता भी है। तिलक का मानना था कि स्वराज प्रत्येक मनुष्य और समूह के लिए एक नैतिक और धार्मिक आवश्यकता है। अपनी नैतिक परिपूर्णता और धार्मिक कर्तव्यों का पालन करने के लिए मनुष्य को स्वतंत्रता प्राप्त करना जरूरी है। इसीलिए राजनीतिक स्वतंत्रता के बिना उच्चतर स्वतंत्रता असंभव है, ऐसा तिलक का मानना था। स्वराज हमारा धर्म है, इसे पाने की कोशिश करना हमारा कर्म है, योग है। व्यवहारिक रूप में सामूहिक स्तर पर धार्मिक पर्वों का इस्तेमाल तिलक ने जन उत्साह उभारने के लिए जो है जन साधारण में साहस और आत्मसम्मान की भावना बनाने के लिए जो है किया करते थे। अब तिलक ने अतिवादी के बारे में बताया है। अतिवादी के कार्यवाही का कार्यक्रम क्या होना चाहिए। अतिवादी दर्शन में कार्यवाही का एक निश्चित कार्यक्रम भी शामिल था। इस कार्यक्रम का लक्ष्य जन उत्साह को उभारना और राष्ट्रीय आंदोलन में लोगों की भागीदारी को सुनिश्चित करना था। अतिवादी नेताओं का काम 4 सूत्रीय था, जिसमें कि लोगों को शिक्षित करना, उनमें आत्मसम्मान और अपनी जो है प्राचीन विरासत के प्रति गर्व
का भाव पैदा करना, उन्हें एकता के सूत्र में बांधना और उन्हें अपनी खोई स्वतंत्रता या स्वराज को फिर से पाने के लिए संघर्ष करने को तैयार करना था। अब तिलक ने राष्ट्रीय शिक्षा के बारे में क्या कहते हैं। भारत में जो पश्चिमी पद्धति की शिक्षा लागू की गई थी, उसका ध्येय लोगों का एक ऐसा वर्ग तैयार करना था जिनका खून तो भारतीय हो, लेकिन जो बौद्धिकता और संस्कृति की दृष्टि से पश्चिम के अधिक निकट हो और जिनकी अटल निष्ठा अंग्रेजी राजगद्दी के प्रति हो। इस लक्ष्य की प्राप्ति में उसे काफ़ी हद तक कामयाबी भी मिली थी। स्पष्ट है कि राष्ट्रवादी इस शिक्षा पद्धति से असंतुष्ट थे। वे ऐसी शिक्षा चाहते थे जो लोगों में उनके अपने धर्म, संस्कृति और विरासत के प्रति सम्मान और लगाव की भावना हो। इसलिए उन्होंने एक अलग किस्म की शिक्षा की योजना बनाई जिसे उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा का नाम दिया। इस योजना का लक्ष्य लोगों के मनों से निराशा और संदेह के भाव को निकालकर आत्मसम्मान का भाव भरना था। इसलिए जो है उनके सामने उनके अतीत की महानता की तस्वीर पेश की जानी थी। यह महसूस किया गया कि लोगों के सामने जो है उनकी अपनी पिछली उपलब्धियों और गरिमाओं की तस्वीर पेश करना चाहिए। वर्तमान पराजयवादी मानसिकता से बाहर निकाला जा सकता है, यह जो है उसका योजना थी। यह अपेक्षा की इससे लोग जो है उस महान भूमिका के लिए उपयुक्त बन जाएंगे जो उन्हें भारत के गरिमामय भाग्य को आकार देने के लिए निभानी थी। राष्ट्रीय शिक्षा की योजना के तहत स्कूलों और कॉलेजों के संचालन और प्रबंध का काम विशिष्ट रूप से भारतीयों के हाथों में देना था। धर्मनिरपेक्ष शिक्षा अकेले पर्याप्त नहीं थी, क्योंकि इससे एकांगी व्यक्तित्व विकास होता था। धर्म का मानव व्यक्तित्व पर हितकर प्रभाव पड़ता है। इससे नैतिकता और साहस के गुणों का निर्माण होता है। लेकिन इसके साथ साथ धर्मनिरपेक्ष और व्यवहारिक शिक्षा की उपेक्षा भी नहीं की जानी चाहिए। युवाओं को आज की दुनिया में उनकी जिम्मेदारियां निभाने को तैयार करने के लिए यह जरूरी था। विदेशी भाषा के अध्ययन का बोझ युवकों की लगभग पूरी ऊर्जा को चाट जाता था। नई योजना के तहत इस बोझ को हल्का किया जाना था। नए पाठ्यक्रम में तकनीकी और औद्योगिकी भी शामिल किया जाना था। इस तरह राष्ट्रीय शिक्षा के योजना तहत पश्चिम के आधुनिक वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी ज्ञान को हमारे अपनी विरासत के सर्वोत्तम और संजोने योग्य तत्वों के ज्ञान के साथ मिश्रित किया जाना था। अब जो है जो तिलक ने बहिष्कार का जो प्लान किया, इस बहिष्कार के बारे में जानते हैं। अतिवादियों ने विदेशी शासकों पर दबाव डालने के लिए जो कार्यवाही का कार्यक्रम बनाया, उसका एक दूसरा मोर्चा बहिष्कार का था। तिलक ने बहिष्कार के सिद्धांत का विकास करने और लोकप्रिय बनाने के लिए इन्होंने जो है बहुत ही योगदान दिया था। आर्थिक शोषण अंग्रेजी साम्राज्यवाद का मुख्य उद्देश्य था। उनकी मनमानी नीतियां भारतीय उद्योगों, दस्तकारियों, व्यापार वाणिज्य की पूरी तरह से बर्बादी के लिए जिम्मेदार था। भारतीय अर्थव्यवस्था उन विदेशी सामानों से गैर बराबरी की होड़ करने के लिए बाध्य थी जिनके भारत में आने पर कोई रोक टोक नहीं थी। अंग्रेज शासकों से यह अपेक्षा करना बेईमानी था कि वे हमारे उद्योग और वाणिज्य की रक्षा करेंगे। इसका एकमात्र इलाज या स्वावलंबन और इस स्वावलंबन के हथियार या माध्यम था बहिष्कार और स्वदेशी। बहिष्कार का अर्थ है भारतीयों का जो विदेशी सामानों के इस्तेमाल करने का दृढ़ निश्चय था। इसके अलावा इसका अर्थ यह भी था कि भारतीय इस बात का दृढ़ निश्चय करें कि वे देश का प्रशासन चलाते रहने से विदेशी अफसरशाही की कोई मदद नहीं करेंगे। स्पष्ट है यह एक नकारात्मक हथियार था। फिर भी यह अपेक्षा की कि इससे भारतीय राष्ट्रवाद के उद्देश्य को 3 तरह से मदद मिलेगी। पहला, यह साम्राज्यवादियों के एक प्रमुख उद्देश्य शोषण पर प्रहार करेगी। दूसरा, इससे भारतीय जनता में यह दृढ़ निश्चय बनेगा
कि वे राष्ट्र की भलाई के लिए अपने तत्कालिक हितों का बलिदान करें। इससे उनमें राष्ट्रवाद की भावना जागृत करने में मदद मिलेगी। तीसरा जो था, इससे भारतीय उद्योग, व्यापार और दस्तकारी को भारतीय जीवन अर्थव्यवस्था में अपनी जगह जो है फिर से पाने और राष्ट्रवाद के प्रेरक प्रभाव में तेजी से विकास करने में मदद मिलेगी। और स्वदेशी का मतलब था, बहिष्कार एक नकारात्मक हथियार था तो स्वदेशी उसका सकारात्मक अंग था। स्वदेशी आंदोलन ने लोगों को यह उपदेश दिया कि वे स्वदेशी उत्पादन का ही इस्तेमाल करें, चाहे वह अनगर या महंगे क्यों नहीं हो। इसमें शिक्षित भारतीयों से भी आग्रह किया गया कि नौकरशाही में नौकरी करने का आग्रह छोड़कर उत्पादन के क्षेत्र में प्रवेश करें। स्वदेशी आंदोलनों में भारतीयों को उद्योग और वाणिज्य में प्रशिक्षित करने की योजना भी शामिल थी। स्पष्ट है, स्वदेशी आंदोलन की कामयाबी बहिष्कार की कामयाबी पर निर्भर थी। लोग विदेशी सामान का बहिष्कार करने लगे। जितना निश्चय करेंगे उतने ही स्वदेशी सामान की मांग बढ़ेगी। इस तरह स्वदेशी एक सकारात्मक कार्यक्रम था जिसका ध्येय भारतीय उद्योग, व्यापार, हस्तकारी का फिर से निर्माण करके इसे जो है खस्ता हालत से बचाना था। एक और था निष्क्रिय प्रतिरोध। राष्ट्रवादियों का अंतिम किंतु महत्वपूर्ण हथियार निष्क्रिय प्रतिरोध था। एक अर्थ में यह बहिष्कार का ही विस्तार था। विदेशी उत्पादनों को इस्तेमाल न करने और देश का प्रशासन चलाते रहने में विदेशी अफसरशाही की मदद न करने का इसमें दृढ़ निश्चय था। इसके तहत लोगों से एक कदम और आगे जाने का आग्रह किया। इसमें विदेशी अधिकारियों को कर और राजस्व न देने पर जोर दिया गया। इसमें लोगों का राजस्व या स्वशासन के लिए प्रशिक्षित करने का कार्यक्रम भी शामिल था। लोगों को यह प्रशिक्षण देने के लिए अंग्रेजी प्रशासनिक इकाइयों के समानांतर अपनी प्रशासनिक इकाइयां गठित करने का कार्यक्रम था। गांव, तालुकों और जिलों में कचहरी, पुलिस आदि जैसे समानांतर संस्थाएं की भी योजना इसमें थी। इस तरह निष्क्रिय प्रतिरोध एक क्रांतिकारी कार्यक्रम था। यह अंग्रेजी साम्राज्यवाद के खिलाफ एक मौन क्रांति के बराबर था। अब निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि तिलक जो है एक अतिवादी थे। नरमपंथियों की तुलना में वह राष्ट्रीय आंदोलन में धर्म की महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे, लेकिन समाज को बांटने के लिए इसके दुरुपयोग के खिलाफ थे। वह सामाजिक सुधारों के खिलाफ नहीं थे, लेकिन सुधार के उन तरीकों के खिलाफ थे जिनकी वकालत पश्चिमी प्रभाव के सुधारक करते थे। हालांकि उनके राजनीतिक दर्शन की जड़ें भारतीय परंपराओं में थी, फिर भी वे आधुनिकीकरण के खिलाफ नहीं थे। उन्होंने भारतीय स्थिति में पश्चिम की सबसे अच्छी विचारधाराओं और संस्थाओं को अपनाया। वह भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को सही रास्ते पर लाए और इसे मजबूती देने के लिए उन्हें राष्ट्रीय शिक्षा, बहिष्कार, स्वदेशी और निष्क्रिय प्रतिरोध के 4 सूत्री कार्यक्रम को जनप्रिय बनाया। ये जो है तिलक के विचार थे और इनका योजना, और फिर इन सारी बातों को जो है आज हम लोग